अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन कहते हैं सिंचाई। सिंचाई यानी पानी लगाना खेतों में, वाटरिंग। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। प्रॉपर ग्रोथ के लिए वाटर जरूरी है, एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, और प्लांट के विकास के लिए। हम ये कह सकते हैं प्लांट की ग्रोथ और विकास के लिए वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है। ओके, नेक्स्ट, वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। देखिए, वाटर इज एसेंशियल, वाटर बहुत ही जरूरी है, बिकॉज क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर द ड्राई कंडीशन। देखिए, सूखी जगह पर जितने भी सीड होते हैं वो जर्मिनेशन नहीं कर सकते। सीड को जर्मिनेशन करने के लिए, सीड को अंकुरित करने के लिए वाटर की अति आवश्यकता होती है। ये ड्राई कंडीशंस में नहीं उग सकते। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। देखिए, न्यूट्रिएंट्स पोषण या पोषक तत्व डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में न्यूट्रिशन घुले हुए होते हैं। गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट के जड़ों से होते हुए प्लांट के प्रत्येक पार्ट तक पहुंच जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आगे नहीं आई। सोर्स ऑफ इरिगेशन यानी सोर्स, क्या क्या स्रोत होते हैं। सोर्स का मतलब होता है स्रोत। इरिगेशन करने के, सिंचाई करने के कितने स्रोत होते हैं ये आपको भी पता होगा। देखिए, बेल्स कुएं, ट्यूबवेल्स जो ट्यूबवेल होते हैं, पॉन्ड्स तालाब जो पुराने समय पर होते थे, लेक्स झीलें पुराने समय की होती थी, रिवर्स नदियाँ जो नदियों का पानी नालियों के द्वारा बम्बे से आता है उसे रिवर्स का ही मानते हैं। डैम, बड़े बड़े जो बांध लगाए जाते थे उसे डैम कहते हैं, जैसे नरोरा पर भी डैम बना हुआ है। ओके, एंड कैनल्स नहरें आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन। ये जितने भी मैंने बताया, बेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम एंड कैनल्स आर सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। ये इरिगेशन के सोर्स हैं, स्रोत हैं। ओके, सिंचाई के स्रोत हैं, इनसे सिंचाई की जाती है। अब देखिए, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के पारंपरिक मेथड यानी पुराने समय के मेथड, किस तरीके से पहले सिंचाई की जाती थी उसके विषय में भी हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। द वाटर अवेलेबल इन बेल्स, वाटर पहले बेल्स में होता था, कुओं में होता था। लेक एंड कैनल्स, लेक में यानी झीलों में, कैनल्स नहरों में होता था वाटर। इज लिफ्टेड अप बाई डिफरेंट मेथड इन द डिफरेंट रीजन। अलग अलग रीजन पर, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से उस वाटर को नीचे से ऊपर उठाया जाता था, तब खेतों में पहुंचाया जाता था। फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, इसको फील्ड में ले जाने के लिए। हियर वेरियस ट्रेडिशनल मेथड आर, यहाँ पर कई मेथड थे, यहाँ पर कई ट्रेडिशनल मेथड हैं। देखिए, एक है आपका मोट, ये होती थी मोट, कुआं है और बैलों से इसको सीधा खींचा जाता था। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपके घरों में क्या होते हैं, बोरिंग किए जाते हैं, बोरिंग, और हाथों से जब बोरिंग किए जाते हैं, अब तो मशीन आ गई बोरिंग करने की, तो जो बोकी को पकड़ के लोग खींच के ले जाते थे, रस्से से खींच के ले जाते थे। एक लोग रहता था और उसको इस तरीके से बाल्टी को उठाया और उसको पलट दिया, फिर पास में आए, फिर भरा, फिर पलट दिया, इस तरीके से इसको करते थे। दूसरे नंबर का होता था रहट। रहट में क्या होता था, बिल्कुल कुएं पे जैसे आपको चित्र दे रखा है, ये इस तरीके से गोल गोल पहिया लगा होता था, ये साफ्ट के द्वारा ये जुड़ा होता था। इसी तरीके से कोलू भी होते थे, इसको गोल 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 एनिमल्स से घुमाया जाता था, बैलों से घुमाया जाता था, और घुमाने के बाद वाटर इससे कुएं से निकल के और कहाँ गिरता था, नाली में गिरता था और आपके खेतों तक पहुँच जाता था। फिर इसमें थोड़ा सा डेवलप कर दिया, फिर कर दिया इसका चेन पंप। चेन पंप का मतलब यह है, इसमें चेन लगा दी
और इस चेन पर बाल्टियां लटकी होती थी और यूं करके गया और बिल्कुल रहट की तरह ही इसमें गिर जाता था और इस तरीके से भी आपके यहाँ पहुँचता था वाटर। दूसरा होता था ढेंकली। ढेंकली में क्या होता था, जैसे आपके बैरियर लगे होते हैं, पुलिस के बैरियर लगे होते हैं, आपने देखा होगा, डंडे में बांध देते हैं जिस तरीके से कि लट्ठा लगा हुआ है और साइड में एक बहुत बड़ा वजन बांध देते थे और उसको नीचे दबाते थे। हैं, कुओं में पहले इतनी गहराई नहीं होती थी, ये वहाँ पर यूज किया जाता था जहाँ पर ज़्यादा गहराई ना हो। तो इसको दबाते थे, वाटर भर जाता था और पलट देते थे, दबाते थे, वाटर भर जाता था बाल्टी और फिर पलट देते थे। इससे बल कम लगाना पड़ता था, इसलिए इसका नाम ढेंकली। देखिए, इसके अलावा 2 लोग डालते थे, कई माने चलिए किसी खेत में ऊंचे होते थे पहले और नीचे गड्ढे में वाटर होता था या पौंड में वाटर होता था, तो जो लोग डालते थे तो 2 लोग पकड़ लेते, उन्हें परोए कहते थे। आप अपने बाबा जी से इसके विषय में आप जानकारी ले सकते हैं, बाबा जी परोए क्या होते हैं। ओके, अब आते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ये तो हमने जो पढ़ाए थे वो पुराने पढ़ाए थे, पुराने समय के पढ़ाए थे। अब मॉडर्न यानी आधुनिकता में हमारा क्या चल रहा है, आधुनिक सिंचाई किस तरीके से हो रही है। स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, जैसे आपके घर में, सभी के घर में क्या लगे हुए हैं, बाथरूम बने हुए हैं और ऊपर टैंक रखा हुआ है और बाथरूम में क्या लगा हुआ है, फुब्बारा लगा हुआ है। वो फुब्बारा क्या करता है, आपको बाथिंग करने के लिए ऊपर से बारिश की तरह बूंदें छिड़काता है। वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने अपने इरिगेशन में अप्लाई कर दी। एक नोजल होता है, नोजल में प्रेशर से वाटर आता है और वो फुब्बारे के समान, फाउंटेन की समान हल्की हल्की बूंदें आगे तक छिड़कता है। जब बूंदें छिड़कता है तो इससे 2 बातों का फ़ायदा होता है। एक तो जो फसल है हमारी, उसके फसल के ऊपर वाटर गिरता है तो फसल भी धुलती है, डस्ट प्रूफ रहती है और उसके अंदर तक पानी चला जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक वो क्लीन हो जाती है। दूसरा बेनिफिट, इसमें वाटर की आवश्यकता कम होती है, वेस्टेज वाटर कम होता है। ओके, इस प्रकार के ये हमारे मॉडर्न मेथड हैं, इनके बारे में और हम डिटेल इसमें पढ़ते हैं। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप, इनके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल लगा होता है। वो नोजल क्या करता है, वो रोटेटिंग रहता है, घूमता रहता है और वो पानी को छिड़काता रहता है अपने आसपास। आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट, और वो क्या किससे जुड़ा होता है, मेन पाइपलाइन से जुड़ा होता है जिससे प्रेशर से वाटर आता है। इसको आप अपने घरों में भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप, ये पंप की सहायता से इसमें प्रेशर से वाटर आता है, बहुत हैवी प्रेशर से वाटर आता है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इट स्प्रिंकल्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, जो रोटेटिंग नोजल है उससे ये स्प्रिंकल करता है, छिड़कता है। ओके, और बरसात जैसा अनुभव फसल के लिए महसूस होता है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। एक दूसरा मेथड हमारा आता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन का, ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द वाटर फैल्स ड्रॉप बाई ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में पाइपलाइन पड़ी होती हैं, जो पाइपलाइन पड़ी हुई हैं उनमें होल्स होते हैं और जहां हमारे प्लांट होते हैं वहां पर छोटे छोटे होल्स होते हैं और पंप के द्वारा इस पाइपलाइन में वाटर को भेज दिया जाता है और इसमें से थोड़ी थोड़ी ड्रॉपलेट्स पट 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 करके इसमें ड्रॉप टपकती हैं, यानी कि इससे हमें वाटर की बहुत सेविंग होती है, वाटर इसमें वेस्ट नहीं जाता। और इसका जो यूज किया जाता है वो राजस्थान या रेगिस्तान जहाँ पर वाटर की बहुत कमी होती है, ऐसी जगह पर इस सिंचाई का, इस मेथड का यूज किया जाता है जिससे कि वाटर वेस्ट ना हो। ओके,
अब हम नेक्स्ट आगे और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बीड्स, बीड्स क्या होते हैं? बीड्स होते हैं खरपतवार, अनवांटेड प्लांट। बीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट्स, अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट कहते हैं इनको। दैट में ग्रो नेचुरली ऑल एलोंग विद द क्रॉप, नेचुरली यानी कि ये प्राकृतिक रूप से अपने आप फसल में उगे आते हैं। बीड्स compete with the crops by absorbing all the water, nutrients, space and light. बीड्स क्या करते हैं? हमारी फसल कंपटीशन करते हैं, यानी कि उनका मुकाबला करते हैं। क्या करते हैं? जो हम फसल को पानी लगा रहे हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, उनको भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो हमारी फसल के लिए स्पेस हमने जो छोड़ा है उसको घेर रहे हैं, और जो लाइट सूर्य से मिल रही है जिससे भोजन बनाते हैं प्लांट्स, उसको भी ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने अंदर। तो ये सब क्या करते हैं? हमारी फसल से मुकाबला करते हैं, हमारी फसल को आगे नहीं बढ़ने देते। ओके, इसलिए इन बीड्स को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, बीड्स से सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कुछ हम दे रहे हैं फसल को कम मिल रहा है और ये ज़्यादा खा रहे हैं। ओके, अब आते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स। बीड्स से प्रोटेक्टिंग किस तरीके से की जाती है? टिलिंग, मैनुअल रिमूवल और बीडी साइड। एक तो होता है टिलिंग, टिलिंग का मतलब ये होता है खुदाई करके। देखिए बहुत सारे प्लांट जैसे ईख होती थी, उनको हम खुदाई करते थे। मैनुअल रिमूवल, मैनुअल रिमूवल का मतलब होता है हाथ से आराम से उखाड़ना, हाथ से या निराई से उसको उखाड़ना। बीडी साइड, अब ये मॉडर्न मेथड है बीडी साइड। बीडी साइड का मतलब होता है जैसे पेस्टिसाइड होते हैं उसी तरीके से बीडी साइड खरपतवार नाशक दवाएं होती हैं, इनका स्प्रे कर देंगे तो ये सब खरपतवार डेड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं टिलिंग इज ए प्रोसेस डन बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स दैट हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। यानी कि जो खरपतवार हैं उनको मारने के लिए या उनको अपरूटिंग करने के लिए यानी उखाड़ने के लिए होने से पहले इनको टिलिंग करना यानी जुताई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जितने भी खरपतवार होते हैं वो टिलिंग के द्वारा या प्लोइंग के द्वारा वो अपरूट हो जाते हैं या उखड़ जाते हैं या डेड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मैनुअल रिमूवल, इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाई अपरूटिंग देम फ्रॉम द सोइल और चॉपिंग देम ऑफ टू ग्राउंड लेवल पीरियोडिकली। यानी कि समय समय पर उसको रिमूवल यानी हाथ से उनको उखाड़ना या निराई करना, ये मैनुअल रिमूवल कहलाता है। फिजिकल, फिजिकल कहते हैं अपने शारीरिक से उखाड़ना। नेक्स्ट आता है केमिकल्स, ये तो हो गया फिजिकल। अब आता है केमिकल यूज टू किल द वीड्स आर नोन एज वीडीसाइड। यानी ऐसे केमिकल जिनका यूज करके हम बीड्स को मारते हैं या बीड्स को ख़त्म करते हैं उन्हें हम बीडीसाइड कहते हैं। दे यूजली डोंट डैमेज द क्रॉप, और ये क्रॉप के लिए डैमेज नहीं करते, केवल बीड्स को ही डैमेज करते हैं। तो हमने आपको ये तरीके बता दिए किससे? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स, बीड्स से प्रोटेक्ट अपनी क्रॉप्स के लिए करने के लिए। अब आगे हम आते हैं मैनुअल हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, मैनुअल हार्वेस्टिंग और मशीन के द्वारा हार्वेस्टिंग करना। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स का कटना आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि फसल पकने के बाद, मैच्योर कहते हैं पूरा होने के बाद, उसका समय पूरा होने के बाद फसल को जो काटा जाता है उसी के लिए हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग में कटाई में क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, या तो फसल को पुल्ड आउट ऊपर खींच लिया जाता है या उसकी जगह से ग्राउंड से काट दिया जाता है। हार्वेस्टिंग इज आल्सो डन मैनुअली बाई सिकिल और बाई ए मशीन।
इसको हम मैनुअली सिकिल से और मशीन से काट सकते हैं। सिकिल आप जानते हैं आरी वगैरह जो होती हैं, जो औजार होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उनसे काट सकते हैं, और मशीन भी आती हैं इनको काटने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, उनसे भी हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये आप सीखे। अब आएंगे हम नेक्स्ट। अब आता थ्रेसिंग। थ्रेसिंग आप जानते हैं जो कटर चलाते हैं, जब हार्वेस्ट होने के बाद इकट्ठा कर लेते हैं उसको, अब निकलवाते हैं। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द ग्रेन फ्रॉम द चैफ। चैफ कहते हैं लाग, जो इकट्ठा हो जाता है उसे लाग कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, और पढ़ाई की भाषा में कहते हैं उसको चैफ। जितना भी इकट्ठा ढेर होता है उससे अनाज को लूजिंग करना, निकालने के लिए हम थ्रेसिंग कहते हैं, जिसको एक हमारी मशीन आती है जिसको बच्चा बच्चा भी जानता है इस समय, उसे कटर कहते हैं, कटर से निकालते हैं। ओके, तो अनाज हमारा अलग हो जाता है, उसका जो भूसा होता है वो अलग हो जाता है। ओके, अब आता है वाइल इट कैन बी डन मैनुअली। यदि हम इसको मैनुअली कर सकते हैं, इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं। These days a machine is used that separates all the grain seeds। जितने भी ग्रेन सीड हैं उनको अलग सेपरेट करने की, अलग अलग करने की मशीनें अब इस समय अवेलेबल हैं। ओके, लेकिन इससे पहले हम क्या करते थे, इनको सबको मैनुअली ही करते थे, जब इनको मैनुअली ही किया जाता था। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। विनोइंग भी एक सेपरेशन करने का एक मैनुअल तरीका है ऑफ ग्रेन्स, यानी अनाज से जो चाफ की जो पीस होते हैं, लाख के जो पीस होते हैं, भूसा आदि जो होता है, उसको अलग अलग करने का एक अच्छा तरीका है। ओके, यूजिंग द हेल्प ऑफ द विंड, और इसको विंड यानी हवा के दौरान ही यूज किया जा सकता है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? अब नेक्स्ट आएंगे हम। ड्यू टू द विंड, विंड के कारण यानी हवा के कारण, द लाइटर चेप फ्लाइज, लाइटर जो भूसा होता है या जो कण होते हैं, ठीक है, जो लाख के कण होते हैं या भूसा जो टाइप का जो होता है, फ्लाइज अवे, दूर उड़ जाता है, एंड हैवियर ग्रेन्स फॉल डाउन, और हैवियर जो पार्ट होता है, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होते हैं, वो नीचे गिर जाता है। यही हमारा जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के लिए हम विनोइंग कहते हैं। अब किसी स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो आपके घरों में भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट। अब लास्ट हमारा टॉपिक चलता है स्टोरेज। हमने आपको सारा कुछ बता दिया, अब स्टोरेज कैसे करेंगे इसके विषय में हम आपको बताते। घरों में जो फसल कट के आ जाती है, अनाज आ जाता है, तो उसको स्टोर कैसे करेंगे इसके विषय में हम आपको और जानकारी दे रहे हैं। स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में स्टोरेज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। बगैर इसके मान के चलिए किसान का कोई काम नहीं हो सकता। मान के चलिए पूरी साल उगाएगा और उसकी फसल सड़ जाएगी तो क्या होगा, कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए इसको स्टोरेज करने का भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद स्टेप द रेडी ग्रेन्स, यानी जितने भी रेडी ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स हमारे लिए अनाज हमें मिल गया, रेडी है हमारा, तो आर स्टोर्ड, उसको स्टोर किया जाता है कहाँ? इन ग्रैनरीज। ग्रैनरीज का मतलब होता है बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, और सिलोज, सिलोज कहते हैं जैसे कुठिया टाइप की होती हैं, उनमें इनको स्टोर किया जाता है। द ग्रेन्स हैव टू बी स्टोर्ड इन ए ड्राई प्लेस, और जो ग्रेन्स होते हैं उनको ड्राई प्लेस पर ही क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। दैट डज नॉट हैव रोडेंट और फंगल इन्फेक्शंस। इनका जो प्लेस होता है वो ऐसा होता है जहाँ पर रोडेंट कहते हैं, चूहे वगैरह हैं जो कुतरने वाले होते हैं, अनाज को खाते हैं वो, और फंगल इन्फेक्शन उसमें ना आ जाए, ऐसे इसका स्पेस होता है या ऐसी इसकी जगह होती है, जो हमने अभी आपको ग्रैनरीज जो बताई हैं। ग्रैनरीज आर द प्लेस, ग्रैनरीज ऐसे प्लेस होते हैं वेयर द फ्रेशी ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड। हाँ, वहाँ पर जो ताज़ी ताज़ी फसल को काट कर उसके अंदर रख दी जाती है सुरक्षा के लिए,
उन्हें हम ग्रेनरीज कहते हैं। एनिमल्स हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स फॉर मिल्क एग और मीट। यानी हम इसको ये कह सकते हैं, मीट एग और मिल्क के लिए एनिमलों को पालना भी एक मैनेजमेंट, एक प्रबंधन करना है। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब ये आपका चैप्टर यहाँ पूरा फिनिश होता है। इसी चैप्टर में जो मैंने आपको स्लाइड से पढ़ाया, इस पर आप ध्यान देंगे। इसी के आधार से आप उसकी विशेष जो क्वेश्चन आंसर होंगे अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे, और अब आपके एग्ज़ाम भी होंगे, एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे। ओके, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को किताब के द्वारा वीडियो के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए मैंने ये स्लाइड बनाकर आपको हाईलाइट तरीके से इनकी हेडिंग लेकर मेन पॉइंट लेकर आपको समझा दिया। ओके, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।